अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के हमने 3 स्टेप्स कर लिए थे कि सबसे पहले आपने अपनी पॉपुलेशन को डिफ़ाइन किया, दूसरा ये कि आपने जो डिज़ीज़ पढ़नी है अंडर दिस पॉपुलेशन वो डिफ़ाइन कर ली, और तीसरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन उसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी। फिर चौथी बात ये कि मेजरमेंट ऑफ डिज़ीज़ को कैसे मेजर करना है। डिज़ीज़ लोड, बेसिकली डिज़ीज़ कितनी है वो, उसके लिए 2 एंटिटीज़ यूज़ की जाती हैं, एक प्रिवेलेंस है और एक इंसिडेंस है। ठीक है, प्रिवेलेंस आपको मैं बता चुकी हूँ कि जितने भी एग्जिस्टिंग केसेस होते हैं ओल्ड प्लस न्यू वो प्रिवेलेंस में आता है, जबकि जो सिर्फ न्यू केसेस हैं वो इंसिडेंस में आते हैं। तो प्रिवेलेंस स्टडी कौन सी है, वो क्रॉस सेक्शनल होती है, जबकि इंसिडेंस स्टडी लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, जिसको कोहोर्ट भी कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कंपैरिजन विद नोन इंडिसेस, यानी जो जो नोन फैक्टर्स हैं हम उससे उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशंस का आपस में कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस बना लेंगे। ठीक है, तो यूजेस क्या क्या आपके डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के, कि आपको डाटा प्रोवाइड करती है कि डिजीज़ लोड कितना है, यानी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के बारे में बताती है, डिजीज़ के कॉज के बारे में बताती है, बैकग्राउंड डाटा देती है। ठीक है, और फर्दर रिसर्च में भी हेल्प आउट करती है। फिर आ जाते हैं एनालिटिकल स्टडीज़ पे। एनालिटिकल की 2 टाइप्स हैं, केस कंट्रोल और कोहोर्ट। सबसे पहले हम केस कंट्रोल कर लेते हैं। केस कंट्रोल का ये मतलब है कि आपने एक डिज़ीज़ ली, ठीक है, उसको अब आपने फॉलो अप करना है कि पीछे आपने जाना है और उसके रिस्क फैक्टर्स को देखना है, वो बेसिकली है केस कंट्रोल। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आउटकम डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ हो चुकी है, अब हम पीछे जा रहे हैं रिस्क फैक्टर्स की तरफ, तो वो केस कंट्रोल स्टडी है। इसके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, इसके फीचर्स ये हैं कि एक्सपोजर एंड आउटकम दोनों ही आपका स्टार्ट ऑफ स्टडी से पहले हो चुका है। जिस तरह मैं कहती हूँ गोल्ड स्टोन एक पेशेंट को हो चुके हैं और उसको रिस्क फैक्टर भी पहले से मिल चुका है, एक्सपोजर भी सब कुछ हो चुका है उसका, अब हम उस पर काम कर रहे हैं, वो केस कंट्रोल स्टडी है। ठीक है, फिर दूसरा ये कि हमेशा एक कंट्रोल या कंपैरिजन ग्रुप हम हमेशा साथ उसके लेते हैं कि अगर और भी हम लोग ले लें जिनमें यही रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनको डिज़ीज़ हुई भी होगी या नहीं, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अब केस और कंट्रोल की अगर हम थोड़ी सी बात करें ना, तो केस क्या है, वो बंदा जिसको डिज़ीज़ है, ज़ाहिर बात है वो केस होगा आपका, और कंट्रोल वो होगा एक कंपैरिजन ग्रुप, लेकिन उसको भी आपने मैचिंग के ज़रिए, ऐसे ही रैंडम कोई कंट्रोल नहीं ले लेना। जिस तरह एक हॉस्पिटल है, एक में एक गोल्ड स्टोन पेशेंट आपको मिल गया, आप उस पर ही काम करें, फिर उसी मैं सपोज़ करें कि मेन ओपीडी के अंदर कोई प्रेजेंट करता है, तो उसके आप या फिर आप उसी हॉस्पिटल के किसी और डिपार्टमेंट से कोई पेशेंट ले लें और उसमें अगर वही सेम रिस्क फैक्टर आपको मिलते हैं तो आप उसको कंपेयर कर लें। ठीक है, मतलब कंट्रोल भी आपने प्रॉपरली देखना है, मैचिंग करके करनी है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ केसेस इन कंट्रोल, उसमें डायग्नोस्टिक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। केसेस हॉस्पिटल से लेते हैं, ठीक है, और कंट्रोल्स के बारे में उन्होंने बताया है कि उनको डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, वो सिमिलर, मतलब सिमिलर इन एज कह लें, या और डिफरेंट फैक्टर्स उनके सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, उसी हॉस्पिटल से ले सकते हैं, या रिलेटिव ले सकते हैं, या नेबरहुड वगैरह। ठीक है, ये जनरल पॉपुलेशन से भी ली जा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मैचिंग, जो दूसरा काम करना है। पहला आपके पास काम क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल, आपने डिजीज़ वाले ले लिया, आपने विदाउट डिजीज़ वालों को कंट्रोल बना लिया। फिर मैचिंग, ठीक है, आपने अब मैचिंग का क्या मकसद है, द प्रोसेस बाय विच वी सेलेक्ट कंट्रोल इन सच अ वे दैट दे आर सिमिलर टू केसेस with regard to certain pertinent selected variables, for example age, which are not influence the outcome of disease, and which if not properly matched with compatibility could distort or confound the result. For example हम ये कहते हैं कि गॉल स्टोन आपका 40 अबव फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है। अब आप अगर उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपने अपना जो केसेस हैं वो तो ज़ाहिर है कोलिथेसिस के पेशेंट्स ही लिए हैं, लेकिन अपना कंट्रोल आप फिर 40 अबव ही एज ग्रुप को लेंगे और फीमेल को ही लेंगे। ठीक है, मतलब कंट्रोल कंपेरेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके रिजल्ट्स ख़राब हो जाएंगे। जो तीसरी बात हमने करनी है इसको कहते हैं मैचिंग। ठीक है, तीसरी बात है मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर, कि कितना वो एक्सपोज हुए हुए थे एक रिस्क फैक्टर से। ठीक है, वो उसके लिए इंटरव्यूज़ करने हैं, आपने क्वेश्चन फिल कराने हैं, या फिर आपने उसका रिकॉर्ड्स ले लेना है। चौथी बात है कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है, और इसमें बेसिकली ऑड्स रेशो निकाली जाती है। ऑड्स रेशो होती है AD/BC, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉब्लम्स, तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे उसकी एनालिसिस की है। ठीक है, उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ डिजीज़ रिस्क, उसमें हम वही है ऑड्स रेशो वाली बात है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता देती, फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस केस कंट्रोल के ये होते हैं कि रिलेटिवली इजी टू कैरी आउट, इसको आसान है कंडक्ट करना केस कंट्रोल को। ठीक है, ज़ाहिर डिज़ीज़ हुई हुई है, आपने बस उनसे कुछ सवाल पूछने, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रैपिड एंड इनएक्सपेंसिव, ज़ाहिर जल्दी हो जाती है। रिक्वायर कंपैरेटिवली फ्यू सब्जेक्ट्स, आपको कम पेशेंट्स चाहिए। जब मैं आपको कोहोर्ट आगे पढ़ाऊँगी तो आप ये देखेंगे कोहोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा लोगों को लेके आगे काम करना होता है। रिस्क फैक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स को कोई रिस्क भी नहीं होता,
क्योंकि उनको डिजीज़ ऑलरेडी हुई है, आप बस उससे सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें तो कोई मसला नहीं है। अलाउ स्टडी ऑफ सेवरल डिफरेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। रेयर डिजीज़ भी आप इससे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एथिकल प्रॉब्लम्स इसके अंदर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप उनके अंदर कोई इंटरवेंशन वगैरह नहीं कर रहे पेशेंट्स में। डिसएडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल, अब डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपको कॉजेज़ और फैक्टर के बीच में ये वो नहीं बताएगा। जिस तरह हम ये कहते हैं कि 40 अबव कॉमन है, ये कॉमन है, लिपिड प्रोफाइल, ये सब गॉलस्टोन के लिए रिस्क फैक्टर है, लेकिन इनमें से कॉज क्या बनी कि जिसकी वजह से उसको डिजीज़ हुई, ये आपको नहीं बता सकता केस कंट्रोल, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट कंट्रोल ग्रुप में भी डिफ़िकल्ट, कंट्रोल लेना थोड़ा मुश्किल भी इसमें हो सकता है। इसमें रिकॉल बाइस वाला मसला आ जाता है कि लोगों को अपनी बातें याद नहीं रहती कि हमारी बीमारी से पहले डाइट कैसी थी, लाइफस्टाइल कैसा था, ठीक है, वो सारी बातें। और इंसिडेंस इससे मैयर नहीं कर सकते, ये भी इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि इंसिडेंस कोहोर्ट स्टडी ही आपको बता सकती है। नॉट सूटेबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ थेरेपी और प्रोफाइलेक्सिस वगैरह के लिए जो है ये भी सूटेबल नहीं है, वो ज़ाहिर कोहोर्ट वगैरह होते हैं। अच्छा, अब कोहोर्ट स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ये एक्सेल के अंदर ही पेज 34 और 35 पे इसके 4 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको कि हमने ऑड्स रेशो इसमें कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आई होप इट्स विजिबल, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। अच्छा जी, हमारा ये सिनेरियो है। A case control study was conducted to explore that obesity is a risk factor for hypertension, ठीक है, कि एक स्टडी की और ये पता चला कि ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है, ठीक हो गया। 40 hypertensives were matched with 51 नॉर्मोटेंसिव, यानी 40 वो थे जिनको डिजीज़ है, ठीक है, और 51 वो हैं जिनको डिजीज़ नहीं है, ठीक हो गया। फिर अ डेटा वॉज कलेक्टेड रिगार्डिंग ओबेसिटी अमंग हाइपरटेंसिव्स 18 एंड नॉर्मोटेंसिव्स 11 वर ओबीस। मतलब हम पीछे रिस्क फैक्टर की बात करें तो जो हाइपरटेंसिव थे यानी जिनको डिजीज़ थी, उनमें से 18 वर ओबीस, यानी कि 18 वाकई उनमें था रिस्क फैक्टर, एक्सपोज थे, ठीक है। और जो नॉर्मोटेंसिव्स थे जिनका नॉर्मल बीपी था, उनमें से भी 11 ओबीज निकल आए थे, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, इसको आपने कैसे फाइंड आउट करना है और इसकी ऑड्स रेशो को कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो इस न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है, हमने जब भी इसका 2/2 टेबल इसको कहते हैं, ठीक है, 2/2 टेबल जब भी बनाते हैं तो आपने इस तरफ एक्सपोज और नॉन एक्सपोज रखना होता है, और ऊपर आपने इस डायरेक्शन में डिजीज़ और नॉन डिजीज़ रखना होता है, ठीक है। अब आपको आपके केस में क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि 40 हाइपरटेंसिव्स हमने लिए थे, ठीक है, यानी 40 वो थे जिनको डिजीज़ थी, 40 वो थे, ठीक है, जिनको डिजीज़ थी, और 51 थे आपके पास नॉर्मोटेंसिव्स, यानी कि वो नॉन डिजीज़ वाले थे, ठीक है। अब हम उनमें देख रहे हैं कि कौन कौन एक्सपोज थे। जो हाइपरटेंसिव्स थे यानी जिनको डिजीज़ थी, उनमें उन्होंने कहा है कि 18 ओबीस थे, यानी कि 40 में से 18 एक्सपोज थे, तो वो आपकी इस कैटेगरी में आएगा कि जिसको डिजीज़ भी थी और जो एक्सपोज भी थे वो इसमें आ जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे 40 माइनस 18 वो 22 आ जाएंगे नॉन एक्सपोज में, यानी कि उनको डिजीज़ तो है लेकिन वो ओबीज़ नहीं थे। उसके बाद जो नॉन डिजीज़ वाले आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो 51 दिए हुए हैं, और उनमें से उन्होंने कहा है कि 51 में से 11 जो थे वो ओबीज़ थे, यानी 11 जो नॉर्मल टेंसिव था उसमें से 11 एक्सपोज थे, और 51 में से 11 माइनस करें तो 40 नॉन एक्सपोज थे, ठीक है। तो ये वाला जो फैक्टर है डिजीज़ एक्सपोज, इसको ए कहते हैं, स्मॉल ए। नॉन डिजीज़ एक्सपोज इसको बी कहते हैं, इसको सी, और इसको डी। तो ऑड्स रेशो निकालते हैं, ऑड्स रेशो होती है AD/BC × 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो भी आंसर आएगा, सपोज़ यहाँ से आंसर आता है 70%, ठीक है, तो हम इसको इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं, हम ये कहते हैं कि those having obesity were 70 times more at risk of developing hypertension as compared to those who were non-obese, ठीक है। तो इस तरह से आपने स्टेटमेंट बनानी होती है इसकी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये वाली। अच्छा, इन अ स्टडी ऑफ केमिकल वर्कर्स 400 विद रिस्पायरेटरी डिजीज़ एंड 150 वर्कर्स विदाउट रिस्पायरेटरी डिजीज़, ठीक है। आप ये देखें डिजीज़ की बात हो रही है, डिजीज़ में 400 और 150 याद रखना है आपने। 400 को डिजीज़ है, 150 को डिजीज़ नहीं है। उनको सेलेक्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, हमने देखा कि उन्हें एक्सपोजर था या नहीं। फिर जिनको डिजीज़ थी उनमें से 250 को एक्सपोजर था, और जिनको डिजीज़, और जो दूसरे थे 50 वो आपके पास वो थे जिनको डिजीज़ नहीं है लेकिन उनको एक्सपोजर था, ठीक है। अब आपसे स्टडी डिज़ाइन वगैरह इसका सब पूछा हुआ है। बहरहाल इसकी कैलकुलेशन पहले देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि 400 वो थे जिनको डिजीज़ थी, तो आप 400 को यहाँ ऊपर लिख लें, ठीक है।
इसके अलावा आपको 150 का ये बताया कि उनको डिज़ीज़ नहीं थी, तो आप 150 यहाँ लिख लें। अब जिनको डिज़ीज़ थी 400, उसमें से एक्सपोज कितने थे, उसमें से आपको बताया कि 250 एक्सपोज थे, तो 400 में से 250 एक्सपोज की कैटेगरी में डाल दें, 400 में से 250 माइनस करें, 150 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 50 वर्कर्स थे उनको, वो एक्सपोज तो थे लेकिन डिज़ीज़ नहीं थी, ठीक है, यानी कि 50 इसमें आ जाएंगे, डिज़ीज़ नहीं थी लेकिन एक्सपोज थे, और 150 में से 50 माइनस करेंगे तो वो 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी ऑड्स रेशो फाइंड करनी है, AD बाई BC जो भी आंसर आएगा उसको आपने उसी तरह से इंटरप्रेट कर देना है कि सपोज़ आपका आंसर 2.5 आ रहा है या 3.5 आ रहा है, परसेंटेज में भी आ सकता है, तो आपने यही बताना है कि दोज हु वर एक्सपोज्ड, ठीक है, दोज हु वर एक्सपोज्ड टू द सॉल्वेंट वर एट 2 टाइम्स मोर risk of developing respiratory disease were 2 times more in those who are exposed as compared to those who are non exposed, ठीक है, इस तरह से आपने बता देना है। दूसरा सवाल इसमें पूछा है कैलकुलेट मैयर व्हाट इज़ द स्टडीज डिज़ाइन, तो आपने केस कंट्रोल बता दिया। कैलकुलेट मैयर ऑफ एसोसिएशन, तो इसमें बेसिकली आपने बता दिया कि ये केस कंट्रोल स्टडी है और इसमें हमने 8 ऑड्स रेशो निकालनी है। इन लिस्ट 2 मेन डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेजेस आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मोस्ट कॉमन ये है कि रिकॉल बाइस, मतलब पेशेंट्स को पुरानी बात याद नहीं होती, और दूसरा इंसिडेंस इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, एक और आपका सिनेरियो है इस पेज पे, पेज 35 है एक्सेल का, इसमें 2 सिनेरियोस हैं केस कंट्रोल के, वो देख लेते हैं। अच्छा, अ केस कंट्रोल स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट एसोसिएशन बिटवीन लंग कैंसर एंड सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच में एसोसिएशन देख रहे हैं, विच मेयर गिव द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर इन दिस टाइप ऑफ स्टडीज। ज़ाहिर है उनको लंग कैंसर हो चुका है, अब हम स्मोकिंग का एक्सपोजर देख रहे हैं, तो आपकी केस कंट्रोल स्टडी है। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट दिस स्टडी फ्रॉम कोहोर्ट स्टडी। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, बस सवाल ही पूछा हुआ है, तो डिफरेंशिएट उसी तरह से करेंगे कि आपका जो केस कंट्रोल है उसमें एक तो सब्जेक्ट्स कम होते हैं, कोहोर्ट में सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। केस कंट्रोल से इंसिडेंट्स नहीं फाइंड कर सकते, कोहोर्ट से इंसिडेंट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और रिकॉल बाइस का मसला होता है केस कंट्रोल में, जबकि उसके अंदर नहीं होता कोहोर्ट में। अगला, न्यूमेरिकल एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, 1/3 ऑफ द 90 पेशेंट्स विद मायोपिया, यानी 90 पेशेंट्स हैं, ठीक है, जिनको डिजीज़ है, उसमें से 1/3 यानी 90 का 1/3 30 बनेगा, तो 30 की पॉजिटिव हिस्ट्री थी, जबकि 10 ऑफ द 100 पेशेंट्स विदाउट मायोपिया, 100 पेशेंट्स थे जो नॉन डिजीज़ में थे, और उनमें से जो 10 थे वो भी एक्सपोज। तो ये कौन सी स्टडी है, कोहोर्ट, सॉरी केस कंट्रोल, और इसको आपने सॉल्व किस तरह से करना है, 2000 आएगी ये वाला, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किस तरह से करना है, यहाँ पे आपको ये बताया था ना कि 90 सब्जेक्ट्स थे और उनको डिजीज़ थी, और उन 90 में से जो 1/3 पोर्शन था यानी 30 वो एक्सपोज थे, जबकि बाकी नहीं थे, तो 90 माइनस 30 60 आ जाएगा। और जो नॉन डिजीज़ थे वो आपके पास 100 थे, जिनमें से 10 एक्सपोज थे, और 100 माइनस 10 करें तो 90 आ जाएगा। और ऑड्स रेशो आपने निकाली 4.5, ठीक है। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, एग्जैक्ट जो आपने स्टेटमेंट लिखनी है वो इस तरह से लिखनी है, रिस्क ऑफ मायोपिया इज़ 4.5 टाइम्स मोर इन पीपल who had family history as compared to those who do not had family history, ठीक है, कि उनमें ज़्यादा कॉमन है जिनकी फैमिली हिस्ट्री थी, और एज़ कम्पेयर टू दो जिनकी नहीं थी। तो ये केस कंट्रोल यहाँ पे ख़त्म हमने कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में कोहोर्ट करते हैं, क्योंकि उसको न्यूमेरिकल्स भी मैं इंशाल्लाह साथ ही करवा दूँगी, और फिर जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम देखते हैं, वो थोड़ा बहुत ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।